नमस्ते बच्चों, 12वें पाठ के दूसरे लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हम 12वां पाठ पढ़ रहे थे ध्वनि का अध्ययन। इस पाठ के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे श्राव्य, अवश्राव्य और श्रव्यातीत ध्वनि। बच्चों, मानवीय कर्ण यानी मनुष्य के कान, उनके सुनने की क्षमता होती है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को मनुष्य सुन सकता है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक और 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को हम नहीं सुन सकते हैं। अगर ध्वनि की तीव्रता 20 हर्ट्ज से कम है, जैसे घड़ी के लोलक की ध्वनि और भूकंप आने से पहले धरती में होने वाले कंपन की ध्वनि, ये 20 हर्ट्ज से कम होती है, ये हमें सुनाई नहीं देती है। 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को हम कहते हैं अवश्राव्य ध्वनि और 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को हम कहते हैं श्रव्यातीत ध्वनि या पराश्रव्य ध्वनि भी कहते हैं। कुछ प्राणी श्रव्यातीत ध्वनि को सुन सकते हैं, यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को सुनने की क्षमता उनके अंदर होती है। बच्चों, 5 साल से कम उम्र की आयु का बच्चा, कुछ प्राणी और कीटक पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकते हैं, यानी श्रव्यातीत ध्वनि को सुनने की उनके अंदर क्षमता होती है। और कुछ प्राणी तो ऐसे होते हैं जो श्रव्यातीत ध्वनि को निर्मित कर सकते हैं, यानी पराश्रव्य ध्वनि का निर्माण करते हैं, जैसे चूहा, डॉल्फिन और चमगादड़, ये श्रव्यातीत ध्वनि का निर्माण करते हैं। प्रकाश की तरंगों की तरह ध्वनि की तरंगों का भी परावर्तन होता है। ध्वनि तरंगे जब किसी ठोस आधार से जाकर के टकराती हैं, तो टकराने के बाद इनका परावर्तन होता है और परावर्तन होते समय प्रकाश की किरणों की तरह नियमों का पालन भी होता है, यानी आपाती किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही प्रतल में होते हैं और आपतन कोण और परावर्तन कोण के माप समान होते हैं। और साथ ही साथ आपतित किरण और परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के विपरीत ओर होते हैं। यह अपने परावर्तन के नियमों के अंतर्गत पिछली कक्षा में पढ़ा है। बच्चों, ध्वनि का परावर्तन होते समय हमें परावर्तित होने वाली ध्वनि फिर से सुनाई देती है, जैसे इको पॉइंट। पहाड़ी क्षेत्रों में या किसी बहुत बड़े सभागृह में अगर हम जाते हैं और वहाँ पे अगर हम ध्वनि उत्पन्न करते हैं, तो हमारे द्वारा की गई ध्वनि वो सामने की दीवार या पहाड़ी से टकरा करके पुनः लौट करके हम तक आती है, यानी परावर्तित होके आती है। और ऐसी स्थिति में हमें वो ध्वनि फिर से सुनाई देती है, यानी हमारी ध्वनि ही हमें फिर से सुनाई देती है। किसकी वजह से सुनाई देती है? परावर्तन की कारण। परावर्तन होते समय योग्य परावर्तक और अयोग्य परावर्तक कौन से होते हैं, वो देखते हैं। परावर्तन के समय योग्य परावर्तक यानी एकदम ठोस माध्यम, जिससे टकरा करके ध्वनि पुनः परावर्तित होकर के आ जाती है। और अयोग्य परावर्तक यानी ऐसी सतह जहाँ से टकराने के बाद ध्वनि पूरी तरह से वापस नहीं आ पाती है, वो सतह ध्वनि को अवशोषित कर लेती है। ऐसी सतह को हम कहते हैं अयोग्य परावर्तक। जैसे फर्नीचर, पर्दे, कपड़े, चटाई, ये सभी ध्वनि के अयोग्य परावर्तक कहलाते हैं, यानी ये ध्वनि का अवशोषण करते हैं। बच्चों, अगला टॉपिक है अपना प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि यानी ध्वनि स्रोत से निकलने के बाद परावर्तक पृष्ठभाग से टकरा करके वापस श्रोता तक पहुंचने की घटना को प्रतिध्वनि कहते हैं।
और ये प्रतिध्वनि जो है परावर्तन के नियमों पर आधारित होती है। और 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, यानी जब हवा का तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड हो, उस समय हवा में ध्वनि का वेग होता है 344 मीटर प्रति सेकंड। और हमारे मस्तिष्क में ध्वनि का सातत्य लगभग 0.1 सेकंड तक होता है। ध्वनि का सातत्य यानी ध्वनि हमें उतनी देर तक सुनाई देती है। अगर उस समय के पश्चात हमें प्रतिध्वनि सुनाई दे रही है तो ऐसे समय में हमें ध्वनि और प्रतिध्वनि दोनों अलग अलग सुनाई देती है, यानी हम प्रतिध्वनि को स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर हमें प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए परावर्तक पृष्ठभाग श्रोता से कितनी दूरी पर होना चाहिए, वह हम ज्ञात कर सकते हैं। एक सूत्र आप पढ़ चुके हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, या वेग बराबर दूरी बटे समय। हमें क्या ज्ञात करना है? दूरी। तो दूरी के लिए अपने पास सूत्र होगा दूरी बराबर वेग गुणा समय। हवा में ध्वनि का वेग कितना है? 344 मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड यानी बटे सेकंड भी हम लिख सकते हैं। गुणा समय 0.1 सेकंड। ये ध्वनि का सातत्य है। अब यहाँ देखेंगे, इस सेकंड से ये सेकंड कट हो गया। 344 को 0.1 से गुणा किया तो 34.4, और क्या इकाई आई? मीटर। यानी प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए उस ध्वनि को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? 34.4 मीटर। इस 34.4 का मतलब यहाँ से ध्वनि उत्पन्न हो रही है, यहाँ से ध्वनि उत्पन्न हो रही है और यहाँ से टकराई, और टकराने के बाद फिर से ये इधर की साइड में लौट रही है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और फिर से वापस यहाँ तक की दूरी, ये कितनी है? 34.4 मीटर। हमें क्या चाहिए? श्रोता और परावर्तक पृष्ठभाग की दूरी, यानी ये दूरी क्या होगी? इसकी आधी। श्रोता से परावर्तक पृष्ठभाग की दूरी बराबर 34.4 मीटर बटे 2 का भाग दे देंगे, यानी कितनी आ गई दूरी हमारे पास? 17.2 मीटर। कौन सी दूरी है? श्रोता से परावर्तक पृष्ठभाग की दूरी। तो हम 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर श्रोता और परावर्तक पृष्ठभाग के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए कि हम प्रतिध्वनि को सुन सकें, तो हम ज्ञात कर सकते हैं। और कितनी आई वो दूरी? 17.2 मीटर। तापमान में अगर परिवर्तन होता है तो ये दूरी कम या अधिक हो सकती है। बच्चों, अगला टॉपिक है अपना अनोरणन। अनोरणन यानी ध्वनि की गूंज। बच्चों, कई बार ऐसा होता है इमारत की छत या दीवार या सभागृह, वहाँ पर अगर एक बार आवाज़ उत्पन्न की जाए तो वह आवाज़ यानी ध्वनि जो है परावर्तित होकर के हमें सुनाई देती है, परंतु वह
लगभग 0.1 सेकंड से पहले ही परावर्तित होकर के आ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, हमें वह ध्वनि बार बार सुनाई देती है। और लगातार सुनाई देने के कारण और समय कम होने के कारण वह ध्वनि एक दूसरे में मिश्रित होकर के सुनाई देती है और उसकी तीव्रता अधिक हो जाती है। ऐसी ध्वनि को हम स्पष्ट रूप से नहीं सुन पाते हैं और उसी ध्वनि को हम कहते हैं अनुरणन। तो कई बार आपने देखा होगा कि किसी हॉल या सभागृह में जब आप बैठते हैं तो श्रोता द्वारा जो बोला जा रहा है, यानी वो अपनी जो बात रख रहा है, वह बात बार बार रिपीट होकर के आती है और ऐसे में हमें वो अनुरणन के रूप में सुनाई देती है, जिससे हम उस ध्वनि को स्पष्ट रूप से नहीं सुन सकते हैं। ऐसे हॉल ध्वनि विषयक निकृष्ट होते हैं। निकृष्ट यानी खराब प्रकार के होते हैं, यानी अच्छी क्वालिटी के नहीं माने जाते हैं। अच्छी क्वालिटी के सभागृह वे होते हैं जहाँ पर ध्वनि का अनुरणन नहीं होता और ध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। दीवारों से बार बार टकराने के कारण उसका कई बार परावर्तन होता है और कई बार परावर्तन होने के कारण वह ध्वनि हमें अनुरणन के रूप में सुनाई देती है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।